talk about the global impact of Indonesian palm oil export ban. This ban is not coming just yesterday. ये कल फिलहाल नहीं आया, एक हफ्ते पहले ही इसका नोटिस जारी कर दिया था इंडोनेशिया ने कि वो 28 से बंद कर देगा एक्सपोर्ट को, और 28 इफेक्टिव डेट थी। उसके बाद इंडोनेशियन में आज हम बात करेंगे किस तरीके से पाम ऑयल कि कॉज क्या रहे हैं, किस लिए इंडोनेशिया ने बंद कर दिया, उसका इफेक्ट क्या आएगा और वे फॉरवर्ड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉज आपको हम क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉज क्या रहेगा, इफेक्ट रहेगा, उससे पहले आप समझिए कि हम क्यों इसे समझना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पाम ऑयल इंपोर्टर है आफ्टर चाइना के। बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि इंडिया किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पाम ऑयल इंपोर्टर है सर, सेकंड लार्जेस्ट पाम ऑयल इंपोर्टर है। यस, सेकंड लार्जेस्ट पाम ऑयल इंपोर्टर है। और बात करें डिपेंडेंट ऑन इंडोनेशिया इसलिए है क्योंकि इंडिया मोर देन 40%, 45% जो आप कहोगे कहाँ से इंपोर्ट करता है, इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता है। ठीक है सर, इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता है, मोर देन 45% इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद नेबरिंग कंट्री मलेशिया से इंपोर्ट करता है। और इंडिया कितना इंपोर्ट करता है, सबसे पहले कितना पाम ऑयल इंपोर्ट करता है, सेकंड लार्जेस्ट पाम ऑयल इंपोर्टर तो है। 13.5 मिलियन टन आते हैं सर, उनमें से 8 पॉइंट इडिबल ऑयल की बात हो रही है सर, इडिबल ऑयल आता है 8.5 मिलियन टन, अराउंड 63% सिर्फ पाम ऑयल आता है, जिसमें से 45% और 4 मिलियन टन के अराउंड इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है। तो पाम ऑयल का यूसेज और यूसेज मैंने हम बात कर रहे थे, कॉज क्यों इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट किस लिए बात कर रहे हैं सर, पाम ऑयल का यूसेज आप डे टू डे लाइफ में हर एक जगह करते हैं। फूड में, बहुत सारे फूड्स में, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में यूज होता है, आपके बायोफ्यूल, फीड स्टॉक और डिफरेंट एनर्जी रिलेटेड चीज़ों में भी यूज़ होता है। तो इसलिए पाम ऑयल का बैन इम्पैक्ट करेगा कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफ पे। जैसे कि मैंने कहा कि मोर देन 50% ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट जो आप देखोगे, इंक्लूडिंग आपका पिज़्ज़ा, वो भी पाम ऑयल से रिलेटेड है, उसमें कहीं ना कहीं पाम ऑयल यूज़ होता है सर। तो अब कहने का मतलब है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इफेक्ट आ क्यों रहा है, क्योंकि सीवियर शॉर्टेज हो गई है सर लोकल मार्केट, इवन दो जो कि लोकल मार्केट इनकी कौन सी है, इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में शॉर्टेज हो गई है, लोकल मार्केट में प्राइस हाई चले गए, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहे हैं जब तक प्राइस 14,000 रुपया पर लीटर तक नहीं आ जाता। ठीक है, जो करंटली 22,000 चल रहा है। अब वहां पे भी इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन में कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं अपने यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि क्या ये टोटल बैन है, इन जो बैन लगाया, नहीं टोटल नहीं है। सबसे पहले आप समझिए कि ये टोटल बैन नहीं है। ठीक है, टोटल बैन नहीं है, कुछ जो पाम ऑयल जो क्रूड है बेसिस है वो अलाउ है एक्सपोर्ट करना, लेकिन रिफाइंड और क्रूड ऑयल अलाउ नहीं है। ठीक है, क्या उन्होंने परमानेंट के लिए बैन कर दिया, सबसे पहली बात, ये परमानेंट बैन नहीं है, क्योंकि उनको भी अपना ट्रेड ऑफ बैलेंस देखना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड देखना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहने का मतलब ये होता है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ करंट्स गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज के रेसिडेंट के बीच में जो होता है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, सबसे पहले आप समझिए कि इससे कौन कौन सी इंडस्ट्री यूज करती है सर, कुकिंग ऑयल वाली इंडस्ट्री यूज करती है। ठीक है सर, कुकिंग ऑयल वाली इंडस्ट्री यूज करती है तो कुकिंग ऑयल पे इंपैक्ट पड़ेगा, एडिबल ऑयल वाली इंडस्ट्री यूज करती है तो एडिबल ऑयल पे भी फर्क पड़ेगा। फूड प्रोडक्ट जो कि हमने आगे देखे थे, डिफरेंट तरीके के फूड प्रोडक्ट हैं, उन पे भी फर्क पड़ेगा। डिटर्जेंट, सॉप्स, जितने तरीके के क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं उन पे भी फर्क पड़ेगा सर। कॉस्मेटिक में भी बायोफ्यूल, कॉस्मेटिक में भी यूज होता है, उस पर भी फर्क पड़ेगा। साथ में बायोफ्यूल की तो हमने बात करी ही, क्योंकि बायोफ्यूल में पाम ऑयल का यूज होता है। इंडिया में भी आपको ये जस्ट नॉलेज पर्पज के लिए बता दे रहा हूँ, गवर्नमेंट का एक ऐसा स्कीम है जिसके अंदर जो भी एफएमसीजी वाले एफएमसीजी वाली कंपनीज है, इवन दो रेस्टोरेंट्स हैं और चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, वो क्या करती हैं, यूज्ड ऑयल्स को ऐसी कंपनियों को बेच रही है जो कि उसे बायोफ्यूल के लिए यूज करते हैं। सो तो ये बायोफ्यूल के लिए भी यूज होता है। अब आपके डेली कंजम्पशन गुड्स जितने हैं,
ठीक है, जो डेली जो आपके डेली कंजम्पशन गुड्स हैं, जैसे कि मैंने कहा सॉप, मैगरीन, शैम्पूज, नूडल्स, बिस्कुट, चॉकलेट्स, पिज्ज़ाज, डिफरेंट चीज़ों में फ़र्क पड़ने वाला है सर। तो क्या सब महंगा हो जाएगा? हाँ। तो इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले सप्लाई शॉर्टेज ही होने वाली है, क्योंकि बैन होते ही सप्लाई शॉर्टेज होगी। सप्लाई शॉर्टेज होगी तो जो एग्जिस्टिंग गुड्स हो गए उनके प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाने वाला है। और जैसा कि हमने कहा कि बैन 28 से आया नहीं है, 28 से पहले ही अनाउंस कर दिया गया था। आया तो ये 28 के आया तो ये 28 के बाद में ही है सर। ठीक है, आया तो 28 के बाद में ही है। ठीक है, इंक्रीज कॉस्ट, इंक्रीज प्राइस इन अबव इंडस्ट्री। ठीक है, अब सीधी सी बात, प्राइस होगा तो इनपुट कॉस्ट जो जहाँ पे एज ए इनपुट यूज हो रहा होगा उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाना है, क्योंकि इनकी प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, डेली यूसेज, जैसा कि मैंने कहा, जो कि डेली यूसेज गुड्स हैं, साथ में एफएमसीजी वाले रिलेटेड गुड्स हैं, उनके प्राइस बढ़ जाएंगे। बायोफ्यूल का प्राइस बढ़ जाएगा, इसके कारण आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी सर। ठीक है, क्या कोई ये इम्पैक्ट, सबसे पहली बात, ये इम्पैक्ट मैं क्यों कह रहा हूँ सीवियर होने वाला है, इसलिए समझिए, जो इनके अल्टरनेटिव्स हैं, इनके जो अल्टरनेटिव्स हैं, सोया, सनफ्लावर, मस्टर्ड। हमारे यहाँ मस्टर्ड की खेती पहले से कम हो गई है। ठीक है, लेकिन पहले से कम हो गई है मस्टर्ड की खेती, प्रोडक्शन कम हो गया है। तो आप समझो कि लास्ट ईयर जो प्राइस हाइक आया था अराउंड, चीज़ों में जो चीज़ें अराउंड किस तरीके से सीधे 180 पर लीटर के अराउंड मस्टर्ड हमारे पास ऑयल बिक रहा था, तो इसलिए मस्टर्ड का हमारे पास प्रोडक्शन पहले से ही कम है। रहेगी बात सनफ्लावर की, सनफ्लावर का प्रोडक्शन, जो मोस्टली जो सनफ्लावर इंपोर्ट होके आता था वो एक्सपोर्टिंग कंट्री थी यूक्रेन। तो यूक्रेन रसिया वॉर की वजह से सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है, तो सनफ्लावर ऑयल के प्राइस पहले से ही बढ़ गए हैं। सोया की जो सोया ऑयल हुआ करता था, सिंस सोया की बहुत सारी जो फार्मिंग है और एग्रीकल्चर इस बार बढ़िया लेवल पे नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका के जिस एरिया में होता था उस एरिया में ड्रॉट है का सिचुएशन है। तो अब बात आते हैं मलेशिया पे। तो मलेशिया नेबरिंग कंट्री है, तो एकदम से हम उनसे ले सकते नहीं है, क्योंकि रिसेंटली कुछ टैक्सेशन में मलेशिया ने चेंजेस किए हैं, जिसके कारण इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सफर कौन करेगा सर? कंज्यूमर सफर करेगा। फ्रॉम ऑल साइड से सफरिंग होगी, कोई एक साइड से नहीं होगी। आपकी डेली को कंज्यूमिंग गुड्स प्राइस बढ़ जाएगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्यों? जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो इनडायरेक्टली रिलेटेड नहीं है सर, उसमें भी लेबर कॉस्ट बढ़ जाने के कारण उनके भी कॉस्ट बढ़ ही जाने हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट हर एक चीज पे इम्पैक्ट आएगा सर। अब बात आती है सर, और इसके अदर इम्पैक्ट्स क्या होंगे? सिंपली सी बात, इन्फ्लेशन। कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जब कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सर, जो गुड्स के रेट होते हैं, प्राइस होती है, वो बढ़ जाते हैं। जिन लोगों के पास पैसे पड़े रहते हैं उनकी पैसे की वैल्यू कम हो जाती है और प्राइस बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि उन्हें खरीदने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब गवर्नमेंट क्या फर्दर स्टेप्स लेती है वो तो हम आगे बात करेंगे, क्या ले सकती है और क्या लेना चाहिए। दूसरी बात, न्यूट्रिशन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो खाने की हैं, न्यूट्रिशन रिलेटेड चीज़ें उसमें यूज़ होता है। सिंस पाम ऑयल में कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि कैंसर रिलेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी उसका यूज़ होता है, लेकिन न्यूट्रिशन फैक्टर पे तो फ़र्क पड़ेगा। साथ में हम कह रहे हैं कि हंगर, रिसेंटली डब्ल्यू डब्ल्यू एच ओ ने ये कहा था कि हंगरनेस बढ़ रही है। तो ठीक है, अब हंगरनेस और बढ़ने वाली है, जो बढ़ रही है तो और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पाम ऑयल महंगा हो गया, तो जो लोग खरीद रहे थे कुछ भी चीज, हाँ, रिलेटेड, मान लो कोई कोई बिस्कुट वगैरह दिया जा रहा था कुछ अफ्रीकन बच्चों को, सो बिस्कुट के रेट बढ़ जाएंगे, कम हो जाएगा, सीधी सी बात। इंडिया के ट्रेड डेफिसिट पे फर्क पड़ेगा सर। बैलेंस ऑफ ट्रेड के डेफिसिट पे डेफिसिट बढ़ सकता है। मैं कह रहा हूँ कि बढ़ सकता है, मेजरली बढ़ेगा नहीं। अ, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन बढ़ सकता है। ठीक है ना, इंपोर्ट एट द हायर प्राइस फ्रॉम द अदर लोकेशन से खरीदना पड़ेगा, इस कारण पाम ऑयल फार्मर, इंडिया में जो पाम ऑयल फार्मर है वो बेनिफिटेड होंगे। अब बेनिफिटेड होंगे किस तरीके से बेनिफिटेड होंगे? क्योंकि सिंस प्राइस इंटरनेशनल में मार्केट में इंक्रीज है, तो वो भी यहाँ पे उसी प्राइस पे बेचने की कोशिश करेंगे। और जो गवर्नमेंट ने इससे पहले नेशनल मिशन चलाया था पाम ऑयल से रिलेटेड, उन किसानों को बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट एक
ऐसी चीज है जो कि हर एक चीज को छूती है सर। तो शेयर मार्केट में जिन लोगों का एफएमसीजी सेगमेंट में है उनको बेनिफिट होने वाला है। क्यों? उन कंपनियों को क्यों? इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा। मान लीजिए उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, सिंस अगर वो सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बेच ही रहे हैं, मान लो सेम 100 यूनिट वो कल बेच रहे थे, आज भी वो 100 यूनिट मिनिमम बिकेगा। जो कल 10 रुपया था वो 12 रुपया हो जाएगा। अब सिंपल सी बात, जो उन्हें 1000 पड़ रहे थे आज 200 रुपये एक्स्ट्रा रिवेन्यू आने वाला है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसके क्रॉसपॉन्डिंग कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन कई कंपनियों के कॉस्ट इनिशियली नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं, कई कंपनी मार्केट के सिचुएशन को पहले ही हाँक लेती हैं और उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक पाइलअप्स कर लेती हैं। ठीक है ना? तो क्या कुछ मंथ का, 1.5 मंथ का, 2 महीने का, तो इस तरीके से स्टॉक पाइलअप कर लेती हैं। और तो उसमें कहीं ना कहीं उनके इनिशियली कॉस्ट तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन इनिशियली वो अपने प्राइसेस बढ़ा देंगे। ठीक है ना? इस नाम पे कि इनपुट कॉस्ट वहां से बढ़ गया है, तो उस हिसाब से 200 रुपये उन्हें एक्स्ट्रा रिवेन्यू कहीं ना कहीं बचने ही वाला है, आने वाला है। और जो इन शेयर होल्डर का एफएमसीजी सेगमेंट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, दे विल बी गोइंग टू बेनिफिटेड। वो बेनिफिट होने वाले। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सबसे पहले इंडिया के लिए हम समझते हैं, इंडिया ने पहले से ही, जो गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है, दे आर अवेयर ऑफ सच थिंग्स, बिकॉज पहले से ही हमारे पास इंपोर्ट बिल था। वो इंपोर्ट बिल में सबसे ज्यादा, इंपोर्ट बिल में जो कंजम आता था बिल, उसमें एडिबल ऑयल का आता था और मेनली पाम ऑयल का आता था, इंडोनेशिया से रिलेटेड आता था। हमने पहले भी एक्शन लिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात को ध्यान में रखते ही पहले ही नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल चला दिया है, जिसमें 11,000 की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। कब तक? ओवर द 5 ईयर में। मेनली डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल को बढ़ाना है, पाम ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाना है, साथ में बिकम अ सेल्फ रिलायंट बनना है। अगर बात करें क्या हो सकता है दूसरा वे फॉरवर्ड, हमें रिसर्च करने चाहिए दूसरे ऑप्शंस में। जैसे हमारे पास कई ऐसे खुद के प्रोडक्शन हुआ करते थे, जैसे तीसी हुआ करता था, हम पहले तीसी उगाया करते थे। तीसी का ऑयल बहुत बेनिफिशियल है, फिश ऑयल के बराबर है, लेकिन पहले लोग यूज किया करते थे। रिसेंट बाद में क्या हुआ, थोड़ा मैं बताऊं, जो 21 सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या लोगों को फील होने लग गया ना, कि नहीं नहीं, अब ये तो जो तीसी वगैरह होते हैं लोअर लोग खाते हैं, मस्टर्ड लोग हायर हायर लेवल के लोग मस्टर्ड ऑयल खाते हैं। तो उन्होंने तीसी उगाना ही कम कर दिया, धीरे धीरे तीसी के रेट्स बढ़ गए सब। तो ऐसे ही मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया, देयर आर वेरियस ऑयल रिलेटेड फार्म गुड्स वी हैव, बहुत सारे हैं, और उनमें से बहुत में बहुत ही विटामिन से भरा हुआ तेल निकलता है सर। ठीक है ना? तो हमें उन चीज़ों को रिसर्च करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन लेके आना पड़ेगा इन चीज़ों में। लाइक कोकोनट ऑयल कुछ लोग यूज़ करते हैं, है ना? इंपोर्ट एग्रीमेंट, दूसरे एरिया से इंपोर्ट एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि किसी हालत में भी हमें इतना एक्सपोर्ट तो दोगे ही दोगे आप। ठीक है ना? इंपोर्ट अलाउ करोगे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पाम ऑयल इंपोर्ट डेस्टिनेशन हम डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। इंडोनेशिया को छोड़ के हमें डिफरेंट चीज़ों पे देखना चाहिए, क्योंकि आज इंडोनेशिया में आ गया, कल किसी और कंट्री में आ गया, हमें डाइवर्सिफाई होना ही पड़ेगा। ठीक है? क्या अब लास्ट बात आती है, क्या ये जो चीज़ है, क्या ये जो इंपोर्ट बैन है, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? सर शॉर्ट टर्म है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इंडोनेशिया खुद अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड पे इम्पैक्ट नहीं डालना चाहता, क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ जो अर्निंग्स होती है वो पाम ऑयल के एक्सपोर्ट से ही होती है। ठीक है ना? अदर्स भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा, अदर्स भी हैं, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में भी वो आने लग गए हैं, बिकॉज ऑफ जब से चाइना से कंपनीज जाने लग गई हैं, तो वहाँ जाती थी। ठीक है? तो ये शॉर्ट टर्म है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं है।